हेलो स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहें। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है? विद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे। अगर ये टर्म समझ में आई तो हम पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विद्युत आवेश क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, स्थिर आवेश क्या होता है। ठीक है, घर्षण विद्युत क्या होता है। ठीक है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल क्या होते हैं, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले देखेंगे, उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर को इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, हमने बचपन में बहुत किया होगा कि सिर पे क्या होता है कि हम एक पेन को रब करते हैं और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पे अगर हम लगाते हैं तो टुकड़े क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब टुकड़े उस पेन को चिपकने की कोशिश करते हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्या हल्के हैं और अपना जो पेन है वो थोड़ा भारी है, तो इस पेन से वो छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर छोटी छोटी चीज़ों में हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको क्या बोला जाता है? विद्युत बोला जाता है। समझ में आया? क्या होता है कि विद्युत किसको कहेंगे हम? विद्युत आवेश, कि जब कोई हल्की चीज़ें किसी दूसरी चीज़ से अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। ठीक है, और अगर हम इसको स्थिर रखें, मतलब चेंज ना करें, ठीक है, इसको मतलब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, मतलब उसको डिस्टर्ब ना करें, तो उसको बोलेंगे हम स्थिर आवेश। क्या बोलेंगे उसको? स्थिर आवेश। अगर हम उसको चेंज ना करें तो क्या बोलेंगे उसको? हम स्थिर आवेश। समझ आया दोनों टर्म? पहला टर्म क्या है हमारा? तो अगर हम विद्युत आवेश की डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम? परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? जिन पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पैदा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? जिन पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे बोलते हैं हम विद्युत आवेश। क्लियर है? ठीक है, और अगर स्थिर आवेश को अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं आवेश को, या इलेक्ट्रिसिटी। तो क्यों इलेक्ट्रिस, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? यदि ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है, मतलब ठीक है, अगर इसे स्थिर रखा जाए, ठीक है, इसे चेंज ना किया जाए तो उसको बोलेंगे हम स्थिर आवेश। क्लियर है? अब हम तीसरी टर्म देखते हैं कि घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा एक पेन से हम सिर में रफ करते हैं, तो स्थिर घर्षण विद्युत भी यही है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रब करते हैं, मतलब घिसते हैं, दो वस्तुओं को जब आपस में घिसते हैं या रगड़ा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है जिससे जो उत्पन्न होती है, जो विद्युत उत्पन्न होती है, हमें उसे क्या बोलेंगे? घर्षण विद्युत बोलेंगे। क्लियर है तीनों टर्म? हमने विद्युत आवेश पढ़ा, स्थिर आवेश पढ़ा, और एक और क्या पढ़ा? घर्षण विद्युत। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम अगली टर्म देखते हैं कि प्रतिकर्षण और आकर्षण बल क्या होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण व आकर्षण बल क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं अपने? अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पहले हम समझते हैं कि जो आवेश होता है हमारा, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव, एक को बोलते हैं नेगेटिव। ये तो सबने पढ़ा ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो इंग्लिश में समझ में आते ही होगा सभी को कि आवेश जो होता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसमें हम प्रतिकर्षण और आकर्षण बल की बात करते हैं तो क्या होता है? जब पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं, तो इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। समझ आया? जब दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। और दोनों जब ऋणात्मक होते हैं तो भी इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर है? अब हमने क्या देखा? दोनों धनात्मक लिए तो भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों ऋणात्मक लिए तो भी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अगर हम पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे तो इनमें क्या लगेगा? हमारा आकर्षण बल लगेगा। समझ में आया?
क्या हुआ, जब हमने दोनों धनात्मक लिए तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों ऋणात्मक लिए तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर हमने एक धनात्मक लिया एक ऋणात्मक लिया, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया, तो उसमें क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि सजातीय मतलब दोनों एक ही समान आवेश जो रहेंगे, समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। क्लियर है? दो टर्म और समझते हैं हम कि चालक और कुचालक क्या होता है। वैसे हम 10th में पढ़ा ही होगा ये, और 11th में पढ़ा है चालक कुचालक क्या होता है। ठीक है, चालक क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसको चालक बोलते हैं। जिसमें हम करंट पास कर सकते हैं उसको चालक कहते हैं। जिसमें करंट पास नहीं होता है उसको कुचालक कहते हैं, मतलब ये अपना इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अब कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर, हम इंग्लिश में बोलते हैं कुचालक को। अब चालक की डेफिनेशन हम बोले तो जैसे अपना खुद का अपनी बॉडी होती है, अगर उसको हम किसी तार से पकड़ लें तो क्या होगा, उसमें करंट लगेगा, इसलिए वो क्या हो गया, चालक हो गया। ठीक है, एक लकड़ी है, अगर उसको हम तार से टच करें तो उसमें करंट नहीं लगेगा, मतलब ये कुचालक हो गया। दोनों के एग्जाम्पल समझ में आए। अपना जो शरीर है वो क्या हो गया, चालक हो गया, क्योंकि उसमें करंट लगता है। और कुचालक मतलब लकड़ी जिसमें करंट नहीं लगता है, इसको क्या बोलेंगे हम, इंसुलेटर बोलते हैं। क्लियर है? हम एक और टॉपिक देखते हैं कि आवेश संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। हमने 10th और 11th में पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, वैसे आवेश संरक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि हम किसी भी निकाय में न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। समझ आया? न तो हम किसी भी निकाय में आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, एक अपना जो न्यूनतम आवेश है वो कितना होता है, E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, अब जो आवेश है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। समझ में आया? ठीक है, आवेश जो होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं हम। क्यू कैपिटल भी ले सकते हैं स्मॉल भी ले सकते हैं। ठीक, क्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम होती है। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब इसका मात्रक हम आगे देखेंगे। उसके अलावा हम एक और टॉपिक देखते हैं। एक और टॉपिक हम देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 2 3 4, ये तो जानते ही है। 1.5 भी जानते हैं क्या होता है। ठीक है, मतलब 1.5 होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो आवेश होता है प्रकृति के अंदर वो हमेशा क्या हो सकता है, -1 E हो सकता है, +1 E हो सकता है। ठीक है, मतलब ±1 E हो सकता है, सपोज 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अप टू n हो सकता है। ठीक है, मतलब आवेश 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2.5 1.5 0.2 ऐसा कुछ भी आवेश नहीं होता है। मतलब पूर्ण गुणज होता है, किसी भी संख्या का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। आया समझ में? क्वांटाइजेशन का मतलब ये कि आवेश हमेशा हाफ फॉर्म में नहीं होता है कि 2.5 हो या 3.5 हो। ठीक है, 3.5 4.5 ऐसा आवेश नहीं होता है, हमेशा पूर्ण रूप में होता है, मतलब 1 2 3 ऐसे फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम नोट्स में प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है कि हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज जो होता है वो आवेश का क्वांटाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं, जो हम आगे बात कर चुके हैं। करंट क्या होता है? ठीक है, तो हम एक तार लेते हैं और अगर इस तार के अंदर टी टाइम के लिए, ठीक है, क्यू आवेश जाने देते हैं। समझ आया? यहाँ से यहाँ तक हम टी टाइम के लिए क्यू आवेश जाने देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, मतलब आई बोला जाता है। समझ आया? क्या होता है, हम किसी तार के अंदर टी टाइम के लिए क्यू आवेश जाने देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उस तार का करंट बोलेंगे। मतलब बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये हमने सुना होगा, धारा मतलब करंट कहते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आवेश मतलब क्यू, प्रवाह की दर मतलब अपॉन में, इसको क्या बोलेंगे हम, धारा बोलेंगे, मतलब करंट बोलेंगे, मतलब आई क्या होता है, करंट होता है। समझ आया?
क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, आवेश का मात्रक चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस करेंगे तो Q इक्वस टू क्या निकलेगा, IT निकलेगा। समझ आया, क्या होगा, Q इक्वस टू IT हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, आवेश का मात्रक चाहिए। तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते ही हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं कूलाम। ये मात्रक तो हो गया, लेकिन इसकी यूनिट निकालनी है। तो आई को हम काई में नापते हैं, एम्पियर, और ये क्या हो गया, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर है। अब इसका विमीय सूत्र भी हम निकाल के देते हैं। क्या होता है, एम्पियर मतलब हम क्या करते हैं, MLT के अंदर ए से हम क्या करते हैं, एम्पियर को नापते हैं, और टी से क्या हम करते हैं, समय को, मतलब सेकंड में समय को। तो क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT, विमीय सूत्र। अगर कोई मात्रक पूछे तो क्या बनेगा, कूलाम भी हो सकता है, एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो सकता है, दोनों होंगे। या फिर कोई विमीय सूत्र पूछे तो उसका क्या होगा, AT, A फॉर एम्पियर, T फॉर सेकेंड। समझ आया, क्लियर। अब हम देखते हैं कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको या तो कूलाम के नियम के रूप में पूछते हैं, या फिर पूछा जाता है कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम समझाइए। ठीक है, तो अभी क्या होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल समझते हैं। तो आकर्षण बल हमने अभी समझा कि अगर जब पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश रहेंगे तो आकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा, जब माइनस माइनस या प्लस प्लस आवेश होंगे। ठीक है, तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसको एक और चीज़ समझ सकते हैं, अगर दिमाग में नहीं याद रहता है तो, जब एक लड़का और एक लड़की होती है तो उनमें आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है ना। ठीक है, और अगर एक लड़की लड़की है और एक लड़का लड़का है तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, मतलब वो दूर भागेंगे। समझ में आया। तो आकर्षण कहाँ होगा, जब एक लड़का और एक लड़की होगा, मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो आकर्षण होगा। अब तुम्हें याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, तो अब कूलाम ने क्या बोला था, अगर हमने दो आवेश लिए, दो पॉइंट आवेश ले लिए, ये दोनों पॉइंट आवेश ले लिए हमने, ये Q1 लिया और एक Q2 लिया, दोनों आवेश ले लिए, इनके बीच की जो दूरी ली हमने R ले लिए। क्लियर है। अब क्या बोला कूलाम ने कि ये दो बिंदु आवेश है, इनके ऊपर लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल हो। ठीक है, तो हम अभी आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव लिया है, तो एक आकर्षण बल लग रहा है हमारे ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो होता है, ये F जो होता है, ये इन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों मतलब Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है। क्लियर है। क्या बोला कूलाम ने कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब फोर्स मतलब F। ठीक है, ये दोनों आवेशों के मान के, दोनों आवेश हो गए Q1 Q2 के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कौन सी है, R। इनके बीच की दूरी कौन सी हो गई, अपनी R हो गई। तो हमने लिखी R, ये रही। तो इनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, समानुपाती मतलब सीधा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या बोला कूलाम ने कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनके मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। ठीक है, इसीलिए इसको कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोला जाता है। क्लियर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मिलाया, तो क्या बनेगा हमारा, F इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है, इतना हो गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, एक समानुपाती है, ये तो समानुपाती रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये हमने समझ रखा है। ठीक है, तो हम इसको हटाते तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू A Q1 Q2 अपॉन R²। क्लियर है इतना सबको। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इसके पीछे अगर यूनिट लगी होती है बुक में तो न्यूटन लगी होती है, क्योंकि ये F है इसलिए न्यूटन लगी होती है। क्लियर। अब अगर हम A की बात करें,
तो ए का मान क्या होता है वायवीय निर्वात में, ए की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ए इक्वल्स टू होता है 1/4πε0। समझ आया? ए की वैल्यू क्या होती है वायवीय निर्वात में 1/4πε0। अगर हम इसको पुट करते हैं इसमें तो क्या बन जाएगा हमारा, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? वायवीय निर्वात में ए का मान क्या होता है 1/4πε0, जो हमने यहाँ पुट कर दिया है तो क्या बन जाएगा, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन जीरो है ये, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें फोर्स कितना लगता है। हमने देखा ए का मान 1/4πε0 होता है। ठीक है, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो क्या होता है 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, इंटू एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू अभी बताई मैंने 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये होती है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या आती है इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हाँ, हमें ए का मात्रक निकालना, तो क्या होगा, ये हमारा क्या है ए है। ठीक है, तो इसको यहीं रहने देते हैं अपन। ओके, तो ये यहाँ रखा तो क्या होगा एफ, ये आर ऊपर जाएगा इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा Q1 Q2। क्लियर है? क्या किया हमने, ये ए है अपना, ए को हमने यहाँ रखा, ए का मात्रक निकालना है इसलिए एफ इंटू आर स्क्वायर अपन Q1 Q2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो एफ होता है उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूटन। उसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, इंटू आर क्या होती है डिस्टेंस होती है, तो इसको बोलेंगे अपन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और Q1 Q2 क्या होता है कुलाम, इनका आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, तो 2 कुलाम है तो क्या हो जाएगा कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। क्लियर है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कुलाम का नियम समझाए तथा उसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, तो सीमाएं हम देख लेते हैं। कुलाम की नियम की क्या सीमा होती है कि ये केवल बिंदु आवेशों के ऊपर लागू होता है। ठीक है, क्या होता है कुलाम का नियम, जो आवेश लिए हमने वो बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, आवेश मूवेबल नहीं होना चाहिए, मतलब घूमना नहीं चाहिए, वो विराम अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, ये आवेश क्या होना चाहिए विराम अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि दोनों आवेश की जो दूरी है वो 10⁻⁻15 से कम होना चाहिए, मतलब ठीक है, क्या होता है 10⁻15 से कम होनी चाहिए इसकी दूरी। तीनों पॉइंट समझ में आए? सीमाएं क्या क्या होती है, पहली सीमा होती है कुलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के ऊपर लागू होता है। सेकंड होता है कि ये जो आवेश है ये मूवेबल नहीं होना चाहिए, मतलब घूमना नहीं चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए। और थर्ड होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, एकांक आवेश क्या होता है। ये भी पूछा जाता है एकांक आवेश क्या होता है, तो एकांक आवेश को कैसे अपन डिफाइन करते। देखो, हमने अभी क्या देखा, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? अपन ने ये देखा अभी, अपन को एकांक आवेश मतलब आवेश की वैल्यू क्या चाहिए 1 चाहिए, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे अपन वो देखते हैं। अपन देखते हैं कि अगर अपना जो आवेश है उसकी वैल्यू क्या है अपना 1 हो, ये तो अपन ने बोले एकांक आवेश देख रहे तो ठीक है, और दोनों आवेश के बीच की जो दूरी वो भी 1 हो। ठीक है, क्या होता है कि अगर आवेश भी 1 हो दोनों और दोनों के बीच की दूरी भी 1 हो, तो अगर जो आवेश है एक और आवेश अगर वो अपने ऊपर कितना बल महसूस करे 9 इंटू 10⁻9 का बल महसूस करे। कैसे हुआ देखो, ए की वैल्यू अपन ने वायु निर्वात में निकाली थी, क्या होती है ए की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, जो सोल्व करके देखी थी अपन ने, क्या देखी थी ए की वैल्यू अपन ने 9 इंटू 10⁻9 देखी थी। ठीक है, अपन यहाँ पुट करते तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और एकांक आवेश है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, अपना डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 तो पूरा ख़त्म हो जाएगा पूरा। अब एफ इक्वल्स टू क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9। तो अपन बोल सकते हैं कि वायवीय निर्वात में अगर कोई आवेश रखा है उसकी वैल्यू 1 हो, एकांक आवेश कैसे हुआ 1 हो आवेश भी और दोनों की डिस्टेंस भी 1 हो, तो
अगर वो अपने ऊपर एक आवेश दूसरे ऊपर अगर 9 × 10⁹ का अगर बल महसूस करेगा तो हम बोल सकते हैं कि वो आवेश क्या है, एकांक आवेश है। क्लियर है। हम 12th की फर्स्ट यूनिट का एक और टॉपिक देखते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम लेंगे, उससे अपन समझेंगे। अपन देखते हैं कि अगर कोई आवेश अनेक आवेशों से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब एक आवेश जो बहुत सारे आवेशों से घिरा हुआ है, तो उनका परिणामी बल क्या होता है उसको अपन ज्ञात करेंगे। तो परिणामी बल क्या होता है, उनके सदिश योग के बराबर होता है। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अपन 3 आवेश लेते हैं। ये 3 आवेश क्या, ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये Q1 एक आवेश लिया, ठीक है, इसके ऊपर अपन को परिणामी बल की गणना करनी है। ठीक है, तो अपन ने मान लिया ये Q1 है। अब Q2 आवेश लिया, इसके ऊपर अपन ये Q2 जो है वो Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा वो पता करेंगे। और एक और आवेश लेते हैं अपन Q3। ठीक है, तो ये भी इस Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अपन ने 3 आवेश लिए, Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब Q1 के ऊपर अपन को क्या करना, बल की गणना करनी है। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि Q1 Q2 की जो डिस्टेंस है, मतलब दूरी है, वो क्या है अपनी R21, इसको नाम दे दिया अपन ने। और Q3 की Q1 पे डिस्टेंस जो है वो रहेगी अपनी R31। क्लियर है। क्योंकि 3 1 क्यों लिखा, क्योंकि 3 से 1 की डिस्टेंस है और ये 2 से 1 की डिस्टेंस है, इसलिए नाम लिया। ठीक है, अब अपन बोलते हैं कि फोर्स कितना होगा। अपन ने आकर्षण और प्रतिकर्षण बल तो देखा ही है, तो अपन सोच रहे हैं इनके ऊपर जो बल है Q1 जो है Q2 जो है Q1 के ऊपर बल लगाएगा एक, उसको बोलेंगे अपन F21, 2 का 1 के ऊपर बल। और वैसे अपना 3 के बल भी लगेगा, 3 का 1 के ऊपर बल, मतलब Q3 का Q1 के ऊपर बल F31 होगा। ठीक है, अब अपन बोल सकते हैं कि इसका जो बल है, इसका जो परिणामी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा F31 सीधा, और ये हो जाएगा अपना F12। क्लियर है, समझ आया। ये 2 1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1 2 और ये हो जाएगा 3 1, मतलब ये 2 का बल होगा, ये 3 का। अब इनका परिणामी जो रहेगा ये निकलेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो ये परिणामी होगा इसका, तो इसको परिणामी बल क्या बोलेंगे अपन, F1। क्लियर है। 1 का जो बल है वो 3 और 2 दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। समझ आया। अपने को यही सिद्ध करना है अध्यारोपण के सिद्धांत में कि जो 1 का जो बल है वो 3 और 2 के सदिश योग के बराबर होगा। क्लियर है, डायग्राम समझ में आया। अब कूलाम के नियमानुसार अगर हम Q1 पे बल की गणना करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेना पड़ेगा कि Q1 के ऊपर Q2 कितना बल लगा रहा है। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, Q1 पर Q2 के कारण बल कितना होगा, F12 होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, 1/4πε0, ये तो पता ही है। Q1 Q2, क्योंकि Q1 Q2 के ऊपर बल निकाल रहे हैं। अब इनकी दूरी कितनी है, R21 दूरी है, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक सदिश लगाऊंगी मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के लिए अपने को क्या बताना है, वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अपन इसको नाम दे देते A B और C। तो डिस्टेंस A से B की तरफ नहीं है, B से A की तरफ है, इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे R21 कैप। ये अपन सदिश पढ़ चुके हैं 11th में। ठीक है, तो क्या होगा, ये BA जो है ये डिस्टेंस बताना है अपने को कि ये 2 की A तक डिस्टेंस है, मतलब अपनी Q2 की Q1 तक डिस्टेंस कितनी रहेगी, R21 रहेगी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर है। अब अपने को क्या निकालना है, ये 3 का 1 पे कितना बल लगता है वो निकालना है। Q3 के कारण बल कितना होगा, 1F13 = 1/4πε0 Q1 Q3 R31² R31 कैप। क्लियर है। ये कैसे हुआ, F13 मतलब 3 के कारण 1 पे बल निकालना है, 1/4πε0 तो होगा, Q1 भी रहेगा लेकिन Q3 के कारण है इसलिए Q3 रहेगा।
R31 हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है, और अपने को C से लेके A तक की डिस्टेंस चाहिए, इसलिए अपन ने क्या लिखा 31 का कैप लगा दिया। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अपने पास n बल हो सकते हैं, समझा? ऐसे ही कितने n बल हो सकते हैं, तो अपन ये निकाल सकते हैं कि Qn के कारण अपना Q1 पे कितना बल लग रहा है वो निकालना है, तो क्या होगा F A N निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 1/4πε0, ये भी होगा, Q1 भी होगा, और यहाँ पे क्या होगा Qn होगा। ठीक है, और Rn1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे होगा N1 का कैप। क्लियर है, ये समझ में आया? अपन ने 1 के लिए निकाला, 1 के ऊपर निकाला 2 का बल, फिर 1 के ऊपर निकाला 3 का बल, कि 3 का कितना लगेगा, वैसे n का बल कितना लगेगा, F1n इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Qn R N1 स्क्वायर Rn1 का कैप। ये डिस्टेंस निकालने के लिए इतने बल अगर रहते हैं, 2 बल मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए, इसके बहुत सारे अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब बहुत सारे बल लग सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, उनको अपन डिफाइन करें। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसमें क्या बोला अपन ने, एक के ऊपर सारे जितने भी आवेश है उनका बल कितना होगा, तो उसका परिणामी योग के बराबर, सदिश योग के परिणामी योग के बराबर होगा। तो ये F1 जो उसके ऊपर निकाल रहे हैं, तो 1 का 2 आवेश के कारण बल, फिर 1 के ऊपर 3 आवेश के कारण बल, 1 का 4 आवेश के कारण बल, ऐसे बहुत सारे आवेश रहेंगे, तो ये n के कारण भी बल। समझ आया? तो क्या बनेगा अपनी इक्वेशन, F इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 डैश क्यों लगाया, क्योंकि 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, कितने भी आवेश हो सकते हैं, ये n तक होगा। तो अपने पास इक्वेशन है, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में अपने वैल्यू निकाली अभी, 1 2 की, 1 3 की और 1 4 की, 1 n की। तो ये अपन इसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। क्लियर है? अब अपन ने 1 3 की भी निकाली, वो पुट करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R31 का कैप। ठीक है, वैसे ही अपन ने n की भी निकाली। ठीक है, तो n की क्या वैल्यू थी, 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 का कैप। क्लियर है? अब इन सब को अपन देखें तो इनमें कुछ कॉमन निकलने जैसा है। क्या है, 1/4πε0 कॉमन है सब में। ठीक है, तो ये अपन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0, अंदर क्या बचेगा अपना, Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 का कैप, प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 का कैप, डैश 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 Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 का कैप। क्लियर है? ठीक है, ये अपनी इक्वेशन क्या की होगी, अध्यारोपण के सिद्धांत की। हैंस प्रूफ।